29 सितंबर 2015 से हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मिलकर हमारे देश के हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए एक नए मेथोडोलॉजी की स्थापना की थी। ये कहा जा रहा था कि आने वाले समय में हमारे एजुकेशन सिस्टम में बच्चों के लिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को चूज करना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि यही वो मेथोडोलॉजी होगी जिसके बेसिस पे बच्चे अपने कॉलेज को और अपने मार्क्स से कंपेयर करके चूज कर पाएंगे। एजुकेशन सिस्टम को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट NIRF की शुरुआत की, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। एक ऐसी कमेटी बनाई गई जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी हमारे देश के कॉलेजेस को जज करने में। हर वो कॉलेजेस जो कि उनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बेस्ट स्कोर लाएंगे, उनको उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग दी जाएगी। अब सुनने में ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिकॉज NIRF के पीछे की आइडिया बहुत ही सिंपल थी, क्योंकि हमारे देश के ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि कंप्लीटली रिलाई करते हैं NIRF रैंकिंग पे। स्पेशली इंजीनियरिंग के फील्ड में लोग आज NIRF रैंकिंग के बेसिस पे ही कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं। पर NIRF कमेटी से मेरा सीधा सवाल है, क्या हमारे देश के लाखों मासूम बच्चे आपके इस रैंकिंग के लिस्ट पे सचमुच रिलाई कर सकते हैं? अगर ये आपके खुद के बच्चे होते तो क्या आप उनको NIRF रैंकिंग के बेसिस पे उनके कॉलेजेस में एडमिशन करवाते? और अगर आप इस बात पे हाँ कर रहे हो तो मेरा आपसे एक और बहुत ही स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड सवाल है। लेट्स से आपके बेटे ने इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम यानी कि IIT JEE के मेंस और एडवांस को क्लियर किया है। उसकी एडमिशन हो रही है IIT BHU में, या फिर ISM धनबाद में जो कि आज एक IIT है, या फिर IIT मंडी में। तो क्या आप अपने बेटे की एडमिशन इन IITs में करवाना पसंद करोगे, या फिर VIT, LPU और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेजेस में? एज एन स्टूडेंट मैं तुम्हारे से भी एक बहुत ही सिंपल सवाल पूछता हूँ। अगर तुमने JEE एडवांस और मेंस क्लियर किया है तो क्या तुम इन 4 IITs में जाना चूज करोगे, या फिर इन LPU, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और VIT जैसे कॉलेजेस में? और मैं ये सवाल आज इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि NIRF रैंकिंग के लिस्ट के अकॉर्डिंग ये सारे IITs नीचे आते हैं, और इनके ऊपर कौन आता है? LPU, MET, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और ऑफ कोर्स वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इन सभी कॉलेजेस की रैंकिंग एटलीस्ट 20 से 30 ऊपर है इन सभी IITs के कंपैरिजन में। मेरा तो बहुत ही सिंपल सा थिंकिंग है, NIRF रैंकिंग ने हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम और कॉलेजेस को आज मजाक बना के रख दिया है। और इस वीडियो में मैं NIRF रैंकिंग के सिस्टम को एक्सपोज करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो क्या क्राइटेरियाज हैं जिसके कारण VIT, LPU और MET जैसे कॉलेजेस इतने टॉप पे चले जा रहे हैं और यहाँ IIT इतने नीचे रहते हैं। और एंड में मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि NIRF रैंकिंग नहीं तो तुम्हें कौन से रैंकिंग को ट्रस्ट करके उस कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहिए। पर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरा एम बहुत ही सिंपल है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं अपने जूनियर्स यानी कि तुम जैसे लोगों के बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प करना चाहता हूँ। अपने डाउट्स को कमेंट्स में पूछना, इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो आओ जल्दी से सबसे पहले NIRF रैंकिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं और समझते हैं कि आखिर वो ऐसे कौन से क्राइटेरियाज हैं जिसके कारण LPU, MET, VIT और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेजेस आज इन IIT से भी ऊपर हैं। जल्दी से सबसे पहले इन क्राइटेरियाज को सुनते हैं। और पहला क्राइटेरिया जिसकी वेटेज 30% होती है वो है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, जिसका मतलब ये होता है कि उस कॉलेज में स्टूडेंट टू फैकल्टी की रेशियो क्या है, उस कॉलेज में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, और उस कॉलेज में जो फैकल्टीज है उनमें से ऐसे कितने फैकल्टीज हैं जिनके पास PhD की डिग्री है। दूसरा पॉइंट जिस पे NIRF जज करता है किसी कॉलेज को, और उसकी भी वेटेज 30% होती है, और वो है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। अब इस पॉइंट में NIRF किसी कॉलेज में ये देखती है कि उस कॉलेज के पास कितने सारे IPR और पैटेंट है, उस कॉलेज ने अपने रिसर्च पे कितना खर्च किया है, और उस कॉलेज ने कितने सारे ऐसे एक्सेप्शनल रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ रिसर्च पेपर पब्लिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पॉइंट नंबर 3 है ग्रेजुएशन आउटकम्स, यानी कि इस पॉइंट के अकॉर्डिंग NIRF किसी कॉलेज के बारे में ये जज करता है कि उस कॉलेज से कितने बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, कितने बच्चे यूनिवर्सिटी के एग्जाम को पास कर रहे हैं, कितने बच्चों का प्लेसमेंट हो रहा है और उस प्लेसमेंट में एवरेज पैकेज क्या है। 4th नंबर पॉइंट है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, यानी कि उस कॉलेज में उस स्टेट और उस सिटी के अलावा आसपास के कितने सारे बच्चे वहां तक पहुंच रहे हैं। अगर उस कॉलेज में ढेर सारे बच्चे ढेर सारे सिटीज, ढेर सारे अलग अलग कंट्रीज या फिर ढेर सारे अलग अलग स्टेट से पहुंच रहे हैं, उस कॉलेज को इस मामले में स्कोर अच्छा मिलता है। और फाइनल और 5th पॉइंट है पीयर परसेप्शन, यानी कि NIRF एक सर्वे करवाती है जिस सर्वे में पीयर्स उस कॉलेज को रिव्यू करते हैं और अपने हिसाब से उनको रेटिंग देते हैं। उस डेटा के अकॉर्डिंग पीयर परसेप्शन में उनको मार्क्स मिलता है। इन सभी 5 क्राइटेरिया को मिलाकर एक कॉलेज को स्कोर दिया जाता है आउट ऑफ 100। उस 100 मार्क्स में जितने भी कॉलेज को जितनी भी स्कोर मिलती है उसकी NIRF रैंकिंग उस हिसाब से डिसाइड होती है।
खैर ऊपर ऊपर से सुनने में ये सब तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बहुत ही अच्छा काम किया है यहाँ पर ये डिसाइड करने में कि कौन से कॉलेज की क्या रैंकिंग होनी चाहिए। पर चलो अब मैं तुम्हें इन पॉइंट्स को इलैबोरेट करके बताता हूँ और मैं तुम्हें बताता हूँ कि इनके पीछे फ्लॉज क्या है और मैं तुम्हें यह समझाता हूँ कि कैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और एलपीयू की रैंकिंग ISM धनबाद, बिट्स पिलानी और IIT मंडी से भी ऊपर है। तो आओ जल्दी से मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि NIRF रैंकिंग के कैलकुलेशन के क्राइटेरिया में सबसे पहला फ्लॉ क्या है। NIRF किसी भी कॉलेज की रैंकिंग डिसाइड करने में इस बात पे बहुत ही ज्यादा फोकस करती है कि उस कॉलेज से कितने रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं, उस कॉलेज के प्रोफेसर्स ने कितने सारे रिसर्च पेपर्स पे काम किया है। और ये बात अब प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस को बहुत ही अच्छे से पता चल चुकी है। उन्हें यह बात अच्छे से पता है कि अगर वो अपने कॉलेज के प्रोफेसर्स को फोर्सफुली अगर ढेर सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश करवा देंगे देन इससे उनकी कॉलेज की NIRF रैंकिंग ऊपर हो जाएगी। अब इस बात से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारे कॉलेज का प्रोफेसर उस क्लास में कैसा पढ़ा रहा है, तुम्हारे क्लास में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उस प्रोफेसर से कैसा मिल रहा है। बट तुम्हारे कॉलेज का प्रोफेसर अगर एक साल में 10 रिसर्च पेपर पब्लिश कर देता है देन तुम्हारे कॉलेज की NIRF रैंकिंग ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगी। नो मैटर तुम्हारे क्लास में पढ़ाई हो रही है या नहीं, नो मैटर तुम्हारा प्रोफेसर कैसा है, नो मैटर तुम्हारे कॉलेज का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा है, इन सब को छोड़कर NIRF सिर्फ इस बात पे फोकस करता है कि नंबर ऑफ पब्लिकेशंस कितने हैं। और ये बात अब प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस को बहुत ही अच्छे से पता है। इसीलिए ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस वाले आजकल अपने कॉलेजेस के प्रोफेसर को बहुत ही फोर्स करते हैं कि भाई तुम पढ़ाई करवाओ या ना करवाओ, हर साल तुम्हें एक फिक्स नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स को पब्लिश करना ही होगा। अब रिसर्च पेपर को पब्लिश करना एक बहुत ही आसान काम नहीं होता है। रिसर्च पेपर में तुम्हें अपना थीसिस लिखना होता है, तुम्हें खुद से एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, तुम्हें खुद से रिसर्च करने रहते हैं और एट द एंड तुम्हें खुद का अपना ऑब्जर्वेशन, अपना डिस्कवरी या इन्वेंशन दिखाना पड़ता है। रिसर्च पेपर का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि तुम 5-10 बुक्स के डेटा को मिलाकर अपने कॉलेज असाइनमेंट या प्रोजेक्ट की तरह बना दिए। रिसर्च पेपर में ढेर सारे एक्सपेरिमेंटेशन लगते हैं जिसके कारण उस कॉलेज के प्रोफेसर को काफी टाइम देना पड़ता है। अब चाहे इस काम को करने के लिए उनका मन हो या ना हो, बट रिसर्च पेपर्स को पब्लिश करने के लिए कॉलेजेस प्रोफेसर को फोर्स करती है, क्योंकि NIRF के लिए एट द एंड सिर्फ और सिर्फ ये मैटर करता है कि उस कॉलेज से कितना नंबर ऑफ रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, ना कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। NIRF का दूसरा फ्लॉ भी बहुत ही अजीब सा है। NIRF किसी कॉलेज को इस बेसिस पे जज करता है कि एक साल में उससे कितने बच्चे पास कर रहे हैं। अगर 100 बच्चों ने उस कॉलेज में एडमिशन करवाया है तो 100 में से कितने बच्चों ने एग्जाम को क्वालिफाई किया। यहाँ पर दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत यहाँ आती है कि NIRF ये नहीं देखता है कि उस कॉलेज ने एग्जाम कंडक्ट करवाया भी या नहीं करवाया, उस कॉलेज में क्वालिटी ऑफ एग्जामिनेशन कैसा था, उस कॉलेज के पेपर क्वालिटी कैसी थी, उस कॉलेज में जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया उसमें प्रॉपर मेजर्स फॉलो हुए भी थे या नहीं। NIRF सिर्फ और सिर्फ ये देखता है कि उस कॉलेज से कितने बच्चे एडमिशन करवाए थे और कितने बच्चों ने एग्जाम पास किया। अब पास तुम जैसे भी करो, 1 बैग के साथ करो या 10 बैग के साथ करो, बस तुम्हें एट द एंड पास होना है। तीसरा और बहुत ही अजीबोगरीब क्लॉज इसके थ्रू NIRF जज करता है किसी कॉलेज को, और वो है पीयर रेपुटेशन। NIRF जो कि कभी भी पब्लिकली इस बात को खुलकर बताता नहीं है आखिर वो ऐसे कौन से पीयर्स हैं जो कि किसी कॉलेज की रैंकिंग डिसाइड करने में सर्वे का हिस्सा बन रहे हैं। NIRF हर साल जिस कॉलेज के लिए भी रैंकिंग डिसाइड कर रहा है उसके लिए एक सर्वे करवाता है जिसमें वो कुछ फॉर्म देता है कुछ ऐसे पर्टिकुलर लोगों को, और वो डिसाइड करता है NIRF ही खुद कि वो किनको देने वाला है वो पीयर रिव्यू फॉर्म, और उसके बेसिस पे रैंक डिसाइड हो जाती है। अब इस बात में कितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है ये तुम खुद समझ सकते होगे कि कौन इंसान क्या रिव्यू कर रहा है, क्या फीडबैक दे रहा है, ये बात किसी को नहीं पता चलता है सामने से। NIRF के कॉलेज को जज करने में कुछ बहुत ही अच्छी चीजें भी हैं, यानी कि फैकल्टी क्वालिटी एंड एक्सपीरियंस। इसका मतलब ये होता है कि NIRF इस बात पे भी जज करता है कि तुम्हारा कॉलेज का प्रोफेसर कितना अच्छा पढ़ाता है, तुम्हें एज अ स्टूडेंट वो कितना समझ पाता है। पर यह बहुत ही खराब बात है कि इसकी वेटेज आउट ऑफ 100 सिर्फ और सिर्फ 6% है। हालांकि NIRF को किसी कॉलेज को जज करने की हाईएस्ट वेटेज वही 3 से 4 पॉइंट्स है, जिनका मैंने जस्ट अभी बताया कि वो सबसे बड़े फ्लॉज है, यानी कि नंबर ऑफ रिसर्च पब्लिकेशंस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास द एग्जाम, पीयर रिव्यू जिसकी कोई ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है, एंड ऑल्सो नंबर ऑफ PhD स्टूडेंट्स। तो आज तुमने ये नोटिस किया होगा कि हर प्राइवेट कॉलेज किसी ना किसी तरीके से ट्राई कर रहा है कि उसके कॉलेज में PhD या फिर मास्टर्स की कोर्स शुरू हो जाए, और उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है, और वो ये कि NIRF इस बेसिस पे भी जज करता है कि उस कॉलेज में कितने सारे मास्टर्स और PhD के स्टूडेंट्स हैं। जिस कॉलेज में जितने ज्यादा नंबर ऑफ मास्टर्स और PhD के स्टूडेंट होंगे उसकी रैंकिंग उतनी ज्यादा पुश हो जाएगी ऊपर। फैकल्टी टू स्टूडेंट रेशियो। अब IITs में नंबर ऑफ सीट्स फिक्स्ड होते हैं,
पर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में नंबर ऑफ सीट्स का कोई हिसाब नहीं होता है। तुम्हारे पास बस पैसे होने चाहिए, तुम उस कॉलेज में कभी भी एडमिशन करवा सकते हो। ये बहुत ही अजीब बात है कि एमआईटी में एडमिशन करवाने का क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो ये है कि तुम्हें जेईई एग्जाम में बस अपीयर करना है। उस एग्जाम को क्लियर करना या कुछ पर्टिकुलर मार्क्स लाना प्रायोरिटी नहीं है। बस उस एग्जाम में तुम फॉर्म भर के बैठ जाओ, तुम एमआईटी कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए रेडी हो जाते हो। और उसी एमआईटी यूनिवर्सिटी की ऑल इंडिया रैंकिंग है 32। वेयरएज मैं ऐसे ढेर सारे आईआईटीज और एनआईटीज को जानता हूँ जिनकी रैंकिंग है 57, 58 या फिर 80s में, जिस एग्जाम को सिर्फ इंडिया के शार्पेस्ट माइंड क्लियर कर पाते हैं, जिस एग्जाम को इंडिया का सिर्फ 1% स्टूडेंट क्लियर कर पाता है। उस एग्जाम को क्लियर करके वहां का शार्पेस्ट माइंड एक कॉलेज में पहुंच रहा है। उस कॉलेज की रैंकिंग आज इतनी पीछे हो जाती है, और वही ऐसे कॉलेज जहां पे डोनेशन से एडमिशन हो जाता है, उस कॉलेज की रैंकिंग ऊपर हो जाती है। कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर फैकल्टी टू स्टूडेंट की रेशियो बहुत ही अच्छी से मेंटेन्ड है। अब यही सारे केसेस आईआईटीज जैसे कॉलेजेस में डिसाइड नहीं होते हैं, क्योंकि आईआईटीज एक गवर्नमेंट बॉडी है। वहां के कॉलेजेस इतना दिमाग नहीं लगाते हैं एनआईआरएफ को हमारा डेटा भेजना चाहिए भी कि नहीं भेजना चाहिए। कुछ ऐसे ढेर सारे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो कि एनआईआरएफ को इतना कम इंपॉर्टेंट समझते हैं कि उनको अपने कॉलेज का डेटा भेजते ही नहीं है, और इसी कारण से वो एनआईआरएफ रैंकिंग के लिस्ट में आते भी नहीं है। पर ऐसे जाइंट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस को यह बात बहुत ही अच्छे से पता है कि एनआईआरएफ रैंकिंग एक ऐसा चीज है जिससे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उनके कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं। तुम इजीली आज एडवर्टीजमेंट, होर्डिंग्स और पैम्पलेट में देखते होगे, कॉलेज के नाम के बगल में वो बहुत ही बड़े से फॉन्ट साइज में बहुत ही प्राउडली लिखते हैं, डैश यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया रैंकिंग 41 बाय एनआईआरएफ, ऑल इंडिया रैंकिंग 12 बाय एनआईआरएफ। और इसके पीछे का सीक्रेट क्या है? बहुत ही सारा डेटा टैंपरिंग। इस बात को मैं सिंपलेस्ट वे में यही बोलना चाहूंगा कि एनआईआरएफ ने जिस क्राइटेरिया के बेसिस पे कॉलेज को जज करना डिसाइड किया है, वो सारे के सारे क्राइटेरिया ही बेकार है। पता नहीं क्यों आज हमारे मॉडर्न इंडिया के इतने साल के बाद भी हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं बल्कि क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन पे फोकस करते हैं। हम ये नहीं फोकस करते हैं कि हमारा बच्चा क्या सीख रहा है, हम ये फोकस करते हैं कि कितना बच्चा सीख रहा है। हम ये नहीं फोकस करते हैं कि उस बच्चे ने ग्रेजुएट होकर क्या सीखा, उसके क्या रिसर्च की और वो क्या नॉलेज लिया। हम ये फोकस करते हैं कि कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद उसकी पैकेज कितनी लगी। हम ये नहीं फोकस करते हैं कि कॉलेज में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या मिल रहा है। हम ये फोकस करते हैं कि उस कॉलेज में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अटेंडेंस कितने हैं। हम ये फोकस करते हैं कि कैसे भी उस क्लास में अटेंडेंस 80% हो जाना चाहिए। एनआईआरएफ इस बात पे जज करती है कि कितने बच्चे डेली बेसिस पे कॉलेज आते हैं। इसीलिए तुमने देखा होगा कि मैक्सिमम जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो इस बात पे बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है कि कुछ भी हो जाए तुम्हें 80% अटेंडेंस दिखाना ही पड़ेगा। इस ग्राफ से अगर समझे तो एनआईआरएफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एनआईआरएफ के पास जो डेटा जाती है कॉलेजेस की, उनमें से 39% डेटा गलत होता है। उस डेटा को एनआईआरएफ या कोई भी इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है जो कि वेरीफाई कर सके। 36% यहाँ पे पेपर क्वांटिटी का फॉल्ट है। थर्ड, जो कि सबसे घटिया बात है, दैट इज कॉलेज साइज। 21% प्रॉब्लम यहाँ पे कॉलेज साइज को लेके आता है। एनआईआरएफ इस बात पे बहुत ज्यादा इंफेसिस डालता है कि कॉलेज का एरिया क्या है, कॉलेज में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, कॉलेज में नंबर ऑफ फैकल्टीज कितने हैं, कॉलेज में कितने सारे बच्चे आज पीएचडी और मास्टर्स कर रहे हैं, और कॉलेज कितने एकड़ में फैला हुआ है। नो डाउट व्हाई एलपीयू टुडे इज अराउंड टॉप 50 इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ इंडिया। ये ग्राफ जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ये कोई बहुत ही पुराना नहीं बल्कि लेटेस्ट 2023 का है। 2024 का डेटा अब तक आया नहीं है, पर जल्द ही कुछ ही दिनों में वो भी आने वाला है। आई एम श्योर कि इस साल भी वही एक बहुत ही अजीब ट्रेंड तुम्हें देखने को मिलेगा जो कि हर साल हमें मिलता है। अचानक से एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जिसकी रैंकिंग शायद पिछले साल 150 या 180 में रही होगी, वो अचानक से टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ इंडिया में आ जाता है। उस कॉलेज ने सिर्फ एक साल में इतना ग्रोथ कर लिया कि वो टॉप 200 कॉलेज से टॉप 100 की लिस्ट में आ जाए। एनआईआरएफ कमेटी की रैंकिंग डिसाइड करने में डेटा में बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और इस बात का मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं है, पर ऐसे ढेर सारे आर्टिकल्स मैंने देखे हैं, ऐसे ढेर सारे रिव्यूज मैंने कोरा पे भी देखा है, जहाँ पर ये बताया जाता है कि कई सारे महंगे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस एनआईआरएफ कमेटी को ब्राइब करते हैं, उनको घूस देते हैं ताकि उनकी रेटिंग, उनके मार्क्स, उनके रिव्यू अच्छे कर दे और उनकी रैंकिंग एनआईआरएफ में ऊपर आ जाए। और अगर इस बात का कल को मुझे कोई प्रूफ भी मिल जाता है तो आई एम श्योर मुझे या तुम्हें इस बात में कोई बहुत ज्यादा शॉकिंग नहीं लगेगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ 4 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस को रेफरेंस लेके बताया। इस लिस्ट में ऐसे ढेर सारे कॉलेजेस हैं, अराउंड 60% ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि इस टॉप 100 कॉलेजेस के लिस्ट में होना डिजर्व करते हैं, पर उनका टॉप 100 के लिस्ट में दूर दूर तक नाम नहीं है, और उनके जगह पे कुछ ऐसे अजीबो गरीब कॉलेज है जहां पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अब सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस किया जाता है और ऐसे चीजों पे फोकस किया जाता है जो कि सिर्फ देखने में अच्छी लगती है, यानी कि तुम्हारे क्लासरूम, तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर, तुम्हारा स्विमिंग पूल, तुम्हारा हॉस्टल फैसिलिटीज, तुम्हारा रोडवेज, तुम्हारे कॉलेज में कितने बच्चे फॉरेन से आ रहे हैं, तुम्हारे कॉलेज में कितने बच्चे कितने स्टेट से आ रहे हैं, इन सब चीजों पे फोकस किया जाता है। मेरा तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सजेशन है कि एनआईआरएफ रैंकिंग के डेटा पे प्लीज कैसे भी बिलीव मत करो।
दिस डेटा इज ऑल बुलशिट। आई डोंट नो आने वाले सालों में इसे इम्प्रोवाइज किया जाए, इसके डेटा में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाया जाए, एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो जो कि इसको गवर्न करे, यहाँ पर कोई भी घूस ब्राइब का सिस्टम ही ना हो, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस किया जाए इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन। पर मुझे पता है कि तुम्हारा एक बहुत ही सिंपल सा सवाल आएगा, भैया अगर हम NIRF पे फोकस ना करें तो हम रैंकिंग किस बेसिस पे डिसाइड करें, उस कॉलेज में एडमिशन लेना है या नहीं, ये किस बेसिस पे डिसाइड करें, तुम्हें उस कॉलेज में एडमिशन लेना है या नहीं, इस बारे में मैंने ऑलरेडी ढेर सारे वीडियोस बना दिए हैं, जल्दी से जाओ उन वीडियोस को चेकआउट करो। पर अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रैंकिंग से लेना देना है, देन मैं तुम्हें बता दूं कि NIRF रैंकिंग के अलावा ऐसे ढेर सारे इंटरनेशनल रैंकिंग बॉडीज हैं क्योंकि हर कॉलेज के अराउंड द वर्ल्ड डिसाइड करते हैं कि उनकी रैंकिंग क्या है। IITs और गवर्नमेंट कॉलेजेस की रैंकिंग इजिली तुम वहां से चेक कर सकते हो। और अगर तुम्हें किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो हाँ, तुम NIRF रैंकिंग को तो ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, पर तुम्हें इंडिविजुअल पैरामीटर्स पर ट्रस्ट करना चाहिए। तुम्हें एक एक करके एक चेकलिस्ट बनाना चाहिए कि इस कॉलेज में तुम एडमिशन लेने जा रहे हो तो क्या क्या तुम्हारा बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो कि फुलफिल होना चाहिए, जैसे कि उस कॉलेज का एवरेज पैकेज इतना होना चाहिए, उस कॉलेज का मीडियम सैलरी इतना होना चाहिए, उस कॉलेज की फी इतनी होनी चाहिए, उस कॉलेज का फूड क्वालिटी इतनी होनी चाहिए। तुम्हें हर कॉलेज का अपना इंडिविजुअल पैरामीटर डिसाइड करना चाहिए और उस बेसिस पे ही उस कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहिए, ना कि NIRF रैंकिंग के भरोसे रहना चाहिए। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो। आई होप आई वाज एबल टू एक्सप्लेन यू व्हाई NIRF रैंकिंग इज नॉट ट्रस्टेबल एट ऑल। ऐसे ही और भी ढेर सारे इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोस में फ्यूचर में बनाने वाला हूँ। इसमें मेरा गोल बहुत ही सिंपल है और वो ये है कि मैं तुम जैसे जूनियर्स का हेल्प करूँ। मैंने भी पास्ट में ऐसे ढेर सारे प्रॉब्लम्स फेस किए हैं जो कि तुम आज फेस कर रहे हो। मुझे अच्छे से पता है कि तुम क्या फेस करते हो और उसका सॉल्यूशन क्या है। जब मैं तुम्हारी एज का था तो शायद यूट्यूब इतना ज्यादा ग्रो नहीं हुआ था। आई वाज ऑलवेज टेकिंग फॉर हेल्प फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली। पर आज जब तुम्हारे हाथ में सोशल मीडिया का एक्सेस है, आई हैव डिसाइडेड कि मैं तुम सब बच्चों की हेल्प करूंगा इन चूजिंग द राइट कॉलेज एंड राइट लाइफ ऑफ इंजीनियरिंग फॉर यू। ऐसे ही इंजीनियरिंग रिलेटेड हेल्प्स, डाउट्स और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ तुम्हारे लिए NIRF रैंकिंग में सबसे शॉकिंग बात क्या थी। खैर, मैं तो इस बात को अभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि MIT और LPU की रैंकिंग IIT से ऊपर कैसे है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अरे भाई चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।